चलिए दोस्तों शांत हो जाइए। और कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? लगता है यहाँ तक पढ़ा दिए। आइए दोस्तों, हम लोग श्वसन के प्रक्रियाओं को समझ रहे थे और श्वसन की प्रक्रियाओं में हम ये समझे थे कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं। अरे बातचीत अब बंद कीजिए। तो दो प्रकार के श्वसन होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन जो थे, तो वायवीय श्वसन में सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया शामिल होती है। चूंकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता है नहीं, तो इसीलिए अवायवीय श्वसन में सांस लेने और छोड़ने की कोई जरूरत है नहीं दोस्तों। और अधिकांश पौधे और जंतु में वायवीय श्वसन ही होते हैं, कभी कभार ही अवायवीय श्वसन होते हैं जंतु और पौधों में। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको बाह्य श्वसन नाम दिया गया है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन नाम दिया गया है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में सांस लेना और प्लस सांस छोड़ना शामिल होता है। सांस लेना प्लस सांस छोड़ना को एक साथ ब्रीथिंग कहते हैं, ब्रीथिंग। और पौधे में सांस लेने और छोड़ने की क्या प्रक्रिया है वो हम समझ चुके हैं। यानी कि पौधों में होने वाले बाह्य श्वसन की प्रक्रिया को हम पिछले क्लास में समझे थे। आज के क्लास में यह समझना है कि जंतुओं में बाह्य श्वसन कैसे होता है। जंतुओं में बाह्य श्वसन कैसे होता है? जंतुओं का जो पहला वर्ग है दोस्तों, वो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में क्या उनसे जीव हैं? तो मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित सूक्ष्म जीवों को रखा गया है किसमें? और हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अतः मोनेरा किंगडम के किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होने के कारण सभी मोनेरा किंगडम के जीवों में अवायवीय श्वसन ही होता है, यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन ही होता है। अवायवीय श्वसन ही होता है, यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन ही होता है। और जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन ही हो रहा है तो निश्चित तौर में इसमें सांस लेने छोड़ने की कोई प्रक्रिया होगी नहीं। तो मोनेरा किंगडम के सूक्ष्म जीवों में, और इस किंगडम का जो सबसे मुख्य सूक्ष्म जीव है वो कौन है? बैक्टीरिया है। तो इसमें सांस लेने छोड़ने की कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना ही होगा कि एनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अवायवीय श्वसन के बारे में हम देखे थे, तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का टूट करके इथाइल अल्कोहल
कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी ऊर्जा बनाता। तो जहां पर अवायवीय श्वसन होता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है। इसीलिए अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन लेने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जरूरत है। तो इन जीवों में अवायवीय श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होते हैं उसे यह विसरण विधि के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। किस विधि के द्वारा? तो मोंडा किंगडम को ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को यह विसरण विधि द्वारा क्या कर दिया? त्याग दिया। अब जो दूसरा सूक्ष्म जीवों का किंगडम है वे है दोस्तों प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा वाला जो सूक्ष्म जीव है दोस्तों ये आपका यूकैरियोटिक, ये आपका क्या है? यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि विकसित कोशिकाओं से बने हैं और इन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अतः इनमें वायवीय श्वसन होता है और इनमें वायवीय श्वसन होने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? विसरण विधि का। अर्थात कोई भी एक कोशिकीय सजीवों में, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया उनके कोशिका झिल्ली के द्वारा किस विधि से संपन्न होता है? विसरण विधि से। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वह एक ही कोशिका से बने होते हैं, आप जान रहे हैं। और एक कोशिकीय जीवों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कोशिका झिल्ली यानी कि सेल के सेल मेम्ब्रेन के द्वारा संपन्न होता है। और जिस मैकेनिज्म के जरिए संपन्न होता है वो मैकेनिज्म क्या है? विसरण है। विसरण विधि के द्वारा ही एक कोश के जीवों में बाह्य श्वसन अर्थात सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपसे पूछेगा कि पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया किस विधि से श्वसन करते हैं? मतलब श्वसन का मतलब बाह्य श्वसन। लेकिन एग्जाम में कभी कभी सीधे दे देता है कि प्रोटोजोआ में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो सीधा आंसर मारना क्या? और विसरण की प्रक्रिया को संपन्न कराने में कोशिका झिल्ली की भूमिका होती है, सेल के सेल मेम्ब्रेन की भूमिका होती है। तो एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में आपका एग्जाम पूछे कि बाह्य श्वसन कैसे होता है, आंख मूंद कर मार दीजिए क्या? अब विसरण किसके द्वारा होता है? तो ये सेल चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि विसरण हो या परासरण कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होता है। दोस्तों क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों तीसरा किंगडम फंगी का है, उसमें भी विसरण विधि के द्वारा संपन्न होता है दोस्तों, फंगी में भी। अब दोस्तों ऐसे मल्टी सेलुलर जीव यानी ऐसे बहुकोशिकीय जीव, ऐसे बहुकोशिकीय जीव जिसमें अंग नहीं होते हैं, जिसमें कोई अंग नहीं होते हैं। और किन बहुकोशिकीय जीवों में अंग नहीं होते हैं? उसमें हम पहला पढ़े थे कौन? पोरीफेरा, याद है कि भूल गए हैं? जिसका चर्चित जीव कौन था? दूसरा हम पढ़े थे कौन? सिलिंट्रेटा। दूसरा क्या पढ़े थे? सिलिंट्रेटा, जिसमें कौन है? हाइड्रा। प्लेटी एलिमेंथीज, उसमें भी अंग था लेकिन श्वसन अंग नहीं था। तो एक कोशिकीय जीवों में बाह्य श्वसन की प्रक्रिया कोशिका झिल्ली से विसरण विधि द्वारा संपन्न हुआ। लेकिन वे बहुकोशिकीय जीव जो बहुकोशिकीय तो है लेकिन उनमें अंगों का अभाव है, जैसे कि स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, ये ऐसे जीव है दोस्तों कि जिसमें कोई अंग नहीं है। हम इनके बारे में 5 नंबर के चैप्टर में पढ़े थे। इसमें कोई अंग है ही नहीं। मानव के शरीर में बाह्य श्वसन कैसे होगा? तो हमारे शरीर में बाह्य श्वसन को कंप्लीट करवाने के लिए फेफड़ा बना हुआ है। मानव के शरीर में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में फेफड़ा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
तो लगभग बहुकोशिकीय जीव जितने भी है उसमें बाह्य श्वसन के लिए फेफड़ा है। अगर फेफड़ा नहीं है तो उनके जगह कोई और अंग है। लेकिन उन बहुकोशिकीय जीव, वे बहुकोशिकीय जीव जिसमें कोई अंग नहीं है, उनमें भी बाह्य श्वसन की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न होती है जिस तरह एक कोशिकीय जीवों में संपन्न होती है, अर्थात कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण विधि से। कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण विधि से, कोशिका झिल्ली के द्वारा किस विधि से? विसरण विधि से। यानी कि आपसे पूछ देगा कि स्पंज में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, हाइड्रा में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। श्वसन का मतलब बाह्य श्वसन से है। जो वास्तविक श्वसन था वो कोशिका के अंदर हो चुका है क्रेब्स साइक्लिक ग्लाइकोलाइसिस द्वारा। ये बाह्य श्वसन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जहां जहां भी अब हम श्वसन बोलेंगे ना, वह आप बाह्य श्वसन समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो एक कोशिकीय सजीवों में, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण विधि से संपन्न होता है। और वे बहुकोशिकीय जीव जिनमें कोई अंग नहीं है, उसमें भी श्वसन की प्रक्रिया उसी तरह से संपन्न होती है जिस तरह से एक कोशिकीय जीवों में होता है। अर्थात किस तरह से दोस्तों? कोई दिक्कत? समझ गए ना? आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कीट और मकड़ियों में कैसे श्वसन होता है। कीट और मकड़ी, इंसेक्ट और एरेक्निड्स। और कीट और मकड़ी आप जानते हैं कि किस फाइलम के जीव हैं? किस फाइलम के जीव हैं? आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीव हैं। कीट और मकड़ी में बाह्य श्वसन अर्थात सांस लेने छोड़ने की क्या व्यवस्था है, अब वो समझिए दोस्तों। तो जिस तरह हमारे शरीर में बाह्य श्वसन को संपन्न कराने के लिए फेफड़ा बना हुआ है, ठीक उसी तरह कीट और मकड़ियों में श्वसन अर्थात बाह्य श्वसन को कंप्लीट कराने के लिए जो अंग निर्मित है दोस्तों, वो है क्या? ट्रेकिया। वो कौन है दोस्तों? ट्रेकिया है। हिंदी में भी ट्रेकिया ही लिखते हैं अब इसे। तो कीट और मकड़ियों में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होता है? ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया किस तरह की संरचना है? यह ट्रेकिया किस तरह की संरचना है? तो ट्रेकिया दोस्तों नली आकार की संरचना है। ट्रेकिया क्या है दोस्तों? एकदम नली आकार की संरचना। इसे श्वसन नली भी कभी कभी कह देते। पूरे शरीर में, कीट और मकड़ी के पूरे शरीर में यह नली आकार की संरचना फैली रहती है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रेकिया का एक सिरा डायरेक्ट किसके संपर्क में रहता है? टिश्यू। और टिश्यू से फिर किधर? सेल में। और बाह्य श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहां पहुंचाना है? सेल में, क्योंकि श्वसन कहां संपन्न होती है? सेल में। तो यह ट्रेकिया एक लंबी नली आकार की संरचना है जिसका एक सिरा शरीर में स्थित ऊतकों से खुलती है, जबकि दूसरा सिरा कहां पर खुलता है? वातावरण में खुलता है। ट्रेकिया का जो सिरा कीट और मकड़ी में, यानी कि एक सिरा शरीर के सतह पर आकर खुलता है। अब जब नली का एक सिरा कीट और मकड़ी के शरीर के सतह पर खुलेगा तो निश्चित वह किसके संपर्क में आ जाएगा दोस्तों? निश्चित वह किसके संपर्क में आ जाएगा? वातावरण के आकर वातावरण के संपर्क में आएगा कि नहीं? तो ट्रेकिया का एक सिरा कीट और मकड़ी के ऊतकों से जुड़ा रहता है और ट्रेकिया का एक सिरा या ट्रेकिया का एक छिद्र कीट और मकड़ी के सतह पर आकर खुलता है, शरीर के बाहरी सतह पर आकर खुलता है। और ट्रेकिया का जो सिरा शरीर के सतह पर बाहर खुलता है, उस सिरा को, उस छिद्र को एस्पायरेकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्पायरेकल्स। तो एस्पायरेकल्स क्या है? तो ट्रेकिया का वह छिद्र, ट्रेकिया में कितना छिद्र हुआ? दो। एक छिद्र डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है और दूसरा शरीर के बाहरी सतह पर खुलकर किसके संपर्क में रहता है?
ऑक्सीजन हवा इसमें प्रवेश किया, प्रवेश किया कहाँ? टिश्यू से कहाँ? यानी कि ट्रेकिया के द्वारा हवा का परिवहन या गैसों के परिवहन के लिए ब्लड की कोई जरूरी। फेफड़ा जिसमें होता है ना, उसमें क्या होता है पता है आपको? कि हवा फेफड़ा में गया, अब फेफड़ा से ऑक्सीजन को ब्लड उठाता है। फेफड़ा से हवा से ऑक्सीजन को कौन उठाया? अब ब्लड उसे कहां तक पहुंचा दिया। लेकिन ट्रेकिया के द्वारा जब वायु शोषण हो रहा है तो इसमें ब्लड की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट ट्रेकिया से होता हुआ ऑक्सीजन कहां चला गया, और डायरेक्ट सेल से निकला कार्बन डाइऑक्साइड कहां निकल गया? बाहर। कीट और मकड़ियों में ब्लड होते हैं, लेकिन कीट और मकड़ियों के ब्लड गैसों के परिवहन में कोई भूमिका। इसके विपरीत जिन जीवों में श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, उन जीवों में वे जीव जब सांस लेते हैं तो गैस यानी हवा फेफड़ा में पहुंचते हैं, फिर हवा से ऑक्सीजन यानी फेफड़ा में जो हवा पहुंचा है उसका ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश करता है, और ब्लड उस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचा देते हैं। लेकिन जब बात ट्रेकिया के द्वारा होने वाले श्वसन से हो तो इसमें ब्लड की कोई भूमिका, जबकि कीट और मकड़ी में ब्लड होते हैं। दोस्तों क्लियर है कि नहीं? तो कीट और मकड़ी में वायु शोषण किसके द्वारा? ट्रेकिया नली आकार की संरचना है जिसका एक छिद्र डायरेक्ट उत्तक से और दूसरा छिद्र कहां? एस्पायरेकिस यानी शरीर के सतह पर आकर खुलता है। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए? सूक्ष्म जीवों में वायु शोषण कैसे होगा देख लिए। ऐसे बहुकोशिकीय जीव जिसमें कोई अंग नहीं है उसमें वायु शोषण कैसे हो गया आप समझ गए। कीट और मकड़ियों में वायु शोषण या सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया कैसे संपन्न हो रहा आप समझ गए कि नहीं समझ गए। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं जलीय जंतु का जो जल में रहते हैं। ठीक है, जलीय जंतु का जो जल में रहते हैं। जलीय जंतु और खासकर बात होती है किसकी? मछली की। इन जीवों में अर्थात जलीय जीवों में, सभी जलीय जीवों में नहीं लेकिन अधिकांश जलीय जीवों में वायु शोषण को कंप्लीट करवाने के लिए क्या पाया जाता है? गिल्स। गिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कोलोम। और आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या बोल देते हैं? गलफरा बोल देते। गलफरा। मछलियों के संबंध में जब हम गलफरा शब्द का जिक्र करते हैं उसका मतलब गिल्स से ही होता है। तो जिस तरह हमारे शरीर, मानव के शरीर में वायु शोषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए फेफड़ा पाया जाता है दोस्तों, ठीक उसी तरह जलीय जीव और मछलियों में क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। और गिल्स की खासियत होती है दोस्तों, ये केवल जल में घुले ऑक्सीजन का ही उपयोग कर सकता है। गिल्स श्वसन के लिए वही ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकता है, या गिल्स ऐसे श्वसन अंग है जो केवल उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में सक्षम है जो ऑक्सीजन कहां घुला हुआ हो। वातावरण में जो ऑक्सीजन मौजूद है उस ऑक्सीजन को लेने में यह गिल्स सक्षम नहीं है। तो मछलियों में वायु श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, गलफरा पाए जाते हैं, क्लोम्स पाए जाते हैं। और गिल्स जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फिर गिल्स से ये ऑक्सीजन कहां आ जाता है? ब्लड में। अब ब्लड उसे कहां पहुंचा देता है? सेल में। यानी कि जब ट्रेकिया के द्वारा ऑक्सीजन या गैसों का परिवहन हुआ था तो उसमें ब्लड की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन
गिल्स के द्वारा जब श्वसन हुआ था दोस्तों, तो इसमें ब्लड की आवश्यकता होती है। ये गिल्स जो है जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करके कहां पहुंचा देते हैं, अब फिर ब्लड उसे कहां पहुंचा देते हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में। कोशिका में श्वसन पहले ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रेब साइक्लिक होने के बाद संपन्न हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसे जलीय जीव जो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं उसकी श्वसन गति काफी तेज होती है। आप जानते ही हैं कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, 21%, लेकिन इतने अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जल में घुले नहीं होते हैं। जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा अगर जल प्रदूषित नहीं हो, जल बिल्कुल स्वच्छ हो, तो जल में ऑक्सीजन मामूली 4% घुला रहता है। कितना परसेंट? 4%। अगर जल प्रदूषित नहीं है, जल स्वच्छ है, तो उसमें घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। इसीलिए जो जलीय जीव है वे कितने ऑक्सीजन में अपनी श्वसन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? 4। तो ऐसी स्थिति में यानी कि जलीय जंतु जो गिल्स के द्वारा वायु श्वसन करते हैं वे बहुत तेजी श्वसन करता है, ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन को कहां पहुंचाया जाए? सेल में। जैसे हम लोग सांस लेते हैं हवा में, एक बार सांस लेंगे 21% ऑक्सीजन फेफड़ा में मौजूद हो जाएगा, लेकिन मछली एक बार सांस लेगा तो अधिकतम कितना? 4%। तो होता क्या है दोस्तों कि जलीय जीवों में श्वसन की गति काफी तेज होती है, अर्थात स्थलीय जंतु के तुलना में जलीय जंतु काफी तेजी के साथ सांस लेते और छोड़ते हैं, बहुत तेजी के साथ। तो श्वसन गति स्थलीय जंतु का तेज होता है या जलीय जंतु का? फेफड़ा वाले जीवों की श्वसन गति तेज होगी या गिल्स वाले का? गिल्स वाले का। ऐसा क्यों होता आप समझे कि नहीं? क्योंकि उन्हें कम ऑक्सीजन मुहैया हुआ है, जबकि स्थलीय जंतु को ज्यादा ऑक्सीजन मुहैया होता है, 21%, इसको 4%। क्लियर हो गया। अब मछली को देखें गौर से, जल में तैरते हुए हमेशा गलफरा को करते रहेगा। आप सांस लेते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता कि सांस ले रहे हैं। हल्का सा खींच लेंगे, ऑक्सीजन भरपूर हो जाएगा फेफड़ा में, उतना ऑक्सीजन यूज भी नहीं हो पाता है। आप जानते हैं 21% ऑक्सीजन जो जाता है 16% लौट कर आता है। लेकिन आप मछली को अगर तैरते हुए देखिएगा, उसका गलफरा हमेशा ऊपर नीचा फरफराते रहता है। हम कहते हैं मछली फरफरा रहा है, लगातार फरफराते रहता है। तो जलीय जीवों की श्वसन गति तेज होती है स्थलीय जीवों के तुलना में, या स्थलीय जीवों की श्वसन गति धीमी होती है जलीय जंतु के तुलना में। क्लियर हो गया। अब दोस्तों, मछली में जो गिल्स है यह केवल जल में घुले ऑक्सीजन का ही उपयोग कर सकता है। अगर हम मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो वह मर जाता है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है कि उसके श्वसन में बाधा पहुंच चुकी है, इसलिए मर गया, क्योंकि गिल्स वातावरण के ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं है और जल से आप उसको निकाल दिए हैं, श्वसन गति बाधित हो गई है और मछली क्या हो जाता है? मर जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ मछलियां ऐसे हैं जिसको जल से निकाल भी दीजिएगा तो लंबे समय तक उसकी मृत्यु नहीं होती। आपने गरई, सिंगी, मांगुर जैसे मछलियों के नाम सुने हैं, देखे होंगे। कबई, गरई, सिंगी, मांगुर, कबई ऐसी मछलियां हैं जिसको जल से निकाल देने पर भी वे लंबे समय तक जीवित रहते। आखिर क्या कारण है कि गरई, सिंगी, मांगुर और कबई जैसी मछलियां जल से बाहर निकालने पर भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं? तो इसका कारण क्या है जानते हैं? इन मछलियों में
गिल्स के अतिरिक्त भी श्वसन अंग पाए जाते हैं। यानी कुछ मछलियां ऐसे हैं जिनमें गिल्स के अतिरिक्त अन्य श्वसन अंग की उपस्थिति है। अन्य श्वसन अंग के उपस्थिति के कारण गरई सिंही जैसी मछलियां वातावरण के ऑक्सीजन लेने में कुछ हद तक सक्षम होता है और यही कारण है कि वह लंबे समय तक जल के बाहर क्या रहता है, जीवित रहता है। लेकिन अतिरिक्त श्वसन अंग कुछ गिने चुने मछलियों में ही पाया जाता है, सभी मछलियों में नहीं पाया जाता है। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु में वायु श्वसन कैसे हुआ, क्लियर हो गया। आइए अब हम मानव शरीर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कि मानव शरीर में वायु श्वसन कैसे होता है। लेकिन समझ गए? अब तक जितने जंतु के बारे में क्लियर किए सब समझ गए ना? जलीय जीवों में किसके द्वारा? कीट और मकड़ियों में ट्रेकिया के द्वारा, एक कोशिकीय सजीवों में कोशिका झिल्ली के विसरण विधि के द्वारा, ऐसे बहुकोश के जीव जिसमें कोई अंग नहीं है उनमें किस द्वारा? उसमें भी कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण विधि से। अब जब अगर ह्यूमन बॉडी की बात करिएगा, मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में वायु श्वसन मतलब सांस लेना और छोड़ना, मानव शरीर में वायु श्वसन को कंप्लीट करने के लिए या वायु श्वसन को कंप्लीट करवाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम बना हुआ है जिसका नाम क्या है? रिस्पिरेटरी सिस्टम। मानव के शरीर में या मानव के अतिरिक्त पक्षियों के भी शरीर में या सभी स्तनधारी सभी मेमेलिया जीवों में श्वसन के प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए क्या बना हुआ है? रिस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। हमारे शरीर में वायु श्वसन किसके जरिए संपन्न होगा? रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर मानव के शरीर में होने वाले वायु श्वसन अर्थात सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझना है तो निश्चित तौर पर किसको समझना होगा? रिस्पिरेटरी सिस्टम को समझना होगा, श्वसन तंत्र को समझना होगा। और श्वसन तंत्र का ही काम है वायु श्वसन को अर्थात सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया को कंप्लीट करवाना। तो आइए मानव के शरीर में होने वाले वायु श्वसन को समझते हैं, अर्थात रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग समझते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग है और यह किस तरह वायु श्वसन को कंप्लीट करवाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। कहिए यहां तक किसी कोई दिक्कत? मानव में श्वसन तंत्र की शुरुआत कहां से होता है? नॉस्ट्रिल से होता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं? नाक। जिसमें कितने छिद्र हैं? 2। यहीं से श्वसन तंत्र की क्या होती है? शुरुआत होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मानव में श्वसन तंत्र या श्वसन मार्ग की शुरुआत कहां से होती है? नॉस्ट्रिल से होती है। नॉस्ट्रिल में 2 छिद्र होते हैं और दोनों छिद्र आगे चलकर एक नासाल चैम्बर में खुलते हैं। किस में खुलते हैं? नासाल चैम्बर में खुलते हैं। किस में खुलते हैं दोस्तों? नासाल चैम्बर में खुलते हैं। दोनों ही नॉस्ट्रिल का छिद्र अलग अलग नासाल चैम्बर में जाकर खुलता है। अलग अलग नासाल चैम्बर में जाकर खुलता है, अलग अलग। अब नासाल चैम्बर क्या? ये जो नाक देख रहे हैं ना, इसके पीछे का गोदाम ही क्या है? नासाल चैम्बर।
और दोनों ही नसाल चेंबर एक हड्डी के द्वारा, देख रहे बीच में क्या है, एक हड्डी है ना, दोनों ही नसाल चेंबर के बीच, दोनों ही नसाल चेंबर के बीच जो हड्डियां मौजूद रहती है, दोनों ही नसाल चेंबर के बीच जो हड्डियां मौजूद होता है उसे कहते हैं नसाल सेप्टम कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ गए? मानव के श्वसन मार्ग की शुरुआत कहां से हुआ? कहां से हुआ दोस्तों? नाक से, यानी नॉस्ट्रिल से हुआ। नॉस्ट्रिल से हवा कहां पहुंचता है? नॉस्ट्रिल में दो छिद्र है, दोनों छिद्र अलग अलग नासाल चेंबर में प्रवेश करता है, अलग अलग नासाल चेंबर में प्रवेश करता है, और दोनों ही नासाल चेंबर एक पतली और लंबी हड्डी के द्वारा क्या होता है? अलग अलग होता है। दोनों ही नासाल चेंबर एक पतली और लंबी हड्डी के द्वारा क्या होता है? अलग अलग होता है। और इस हड्डी को क्या कहते हैं? नसाल सेप्टम कहते हैं। हड्डी को क्या कहते हैं? तो हवा कहां से प्रवेश किया? नॉस्ट्रिल से प्रवेश किया। नॉस्ट्रिल से हवा कहां गया? नसाल चेंबर में गया। नसाल चेंबर कितने हैं? दो हैं। दोनों नसाल चेंबर किस हड्डी के द्वारा अलग रहता है? नसाल सेप्टम के द्वारा अलग होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि हवा, सांस क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। सांस क्या लेते हैं हम लोग? हवा। ध्यान दीजिएगा, श्वसन में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम सांस हवा लेते हैं, अर्थात सभी गैसों को सांस के माध्यम से अंदर लिया जाता है। नहीं तो कभी कभी भूलवश कह दिया जाता है कि हम लोग ऑक्सीजन गैस सांस लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन गैस नहीं सांस लेते हैं, हम लोग हवा सांस लेते हैं, और हवा में मौजूद प्रत्येक कंपोनेंट शरीर के अंदर जाता है, फेफड़ा में जाता है। लेकिन जब बात कोशिकाओं में होने वाले श्वसन की होगी तो श्वसन में ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल होता है। हालांकि अवायवीय श्वसन जो आप पढ़े थे, वे श्वसन तो बिना ऑक्सीजन का ही हो गया था। यानी श्वसन में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन याद रखना है बिना ऑक्सीजन का भी श्वसन हो सकता है, और बिना ऑक्सीजन का जो श्वसन होगा वो एनएरोबिक होगा, अवायवीय होगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा समझिए कि ये नासाल चेंबर में जैसे ही हवा पहुंचता है, अंदर बाहर काहे कर रहे हैं? आराम से बैठिएगा ना। चुकबुक कर रहे हैं, मजा लेने के लिए आए हैं क्या? दो घंटा आराम से नहीं बैठ सकते तो फिर कैसे एग्जाम निकलेगा? बहुत लोगों को शक हो गया मजा मारते मारते नौकरी भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा हुआ तो फिर सबसे अच्छा जिंदगी युवा एज वाला ही होता है। नहीं तो ऐसा दोस्तों संभव नहीं है। मजा मारते मारते लास्ट में पता चलेगा कि दुकान खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए नौकरी करना है तो हमेशा सीरियस बना रहिए। ठीक है, नहीं तो कम से कम क्लासरूम में और घर पर तो आप सीरियस रह ही सकते हैं। अब हवा जब नासाल चेंबर में आ गया दोस्तों, तो नासाल चेंबर में दो कार्य संपन्न हो जाते हैं। पहला कि नासाल चेंबर के जो अग्रभाग होते हैं, ठीक है, नासाल चेंबर के जो अग्रभाग होते हैं, नासाल चेंबर के जो अग्रभाग होते हैं यानी कि अगला भाग होते हैं, अग्रभाग में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे महीन रोम पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रोम, जिसको हेयर कहते हैं। यानी कि नासाल चेंबर के अग्रभाग में एकदम छोटे छोटे महीन बाल पाए जाते हैं। उस बाल का काम होता है कि हवा में जो धूलकण मिला हुआ है उसको रोक लेना। और नासाल चेंबर के अग्रभाग में न सिर्फ छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, बल्कि इस अग्रभाग में हमेशा लगातार क्या स्रावित होते रहते हैं? तरल पदार्थ स्रावित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं?
तरल पदार्थ स्रावित होते रहते हैं, तरल पदार्थ स्रावित होते रहते हैं। तो जो धूलकण नसाल चैम्बर के रोम में नहीं फंस पाते हैं, वे धूलकण उस तरल पदार्थ से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। उस तरल पदार्थ से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, जिसको आप समय समय पर बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हो गया? तो हवा जब नसाल चैम्बर के अग्रभाग में गया तो क्या किया हुआ देख लिए ना, यानी कि नसाल चैम्बर के अग्रभाग में जो गया वहां हवा में स्थित धूलकण अलग हो गए। क्या अलग हो गए? धूलकण अलग हो गए। और धूलकण को अलग करने के लिए नसाल चैम्बर के अग्रभाग में दो व्यवस्थाएं बनी हुई है। एक तो छोटे छोटे बाल हैं और ऊपर से यहां तरल पदार्थ निकल रहे हैं, जिसको आप म्यूकस कह सकते हैं, उस तरल पदार्थ को म्यूकस। तो दोस्तों हवा साफ सुथरा जाए, यह व्यवस्था बनी हुई है अग्रभाग में। और दूसरा काम है कि नसाल चैम्बर के अग्रभाग में जो तरल पदार्थ निकलते हैं, इसका ये काम यह भी है कि अगर बाहर का हवा गर्म है तो उसको यह क्या कर देता है? उसका टेम्परेचर को यह क्या कर देता है? जैसे आप बहुत गर्म है तो वातावरण अगर गर्म है तो उसका हवा भी गर्म है, उतना गर्म हवा जाएगा तो ये श्वसन पथ को डैमेज कर सकता है। इसीलिए हवा नसाल चैम्बर में पहुंचते ही तरल पदार्थ के मिलने के कारण उसका टेम्परेचर घट जाता है, अर्थात टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। नहीं तो गर्म हवा एकाएक फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा जलने लगेगा दोस्तों, जलन होने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने देता है। नसाल चैम्बर के अग्रभाग में क्या हुआ? हवा के साथ क्लियर हो गया। आइए दोस्तों पिछले भाग में आप देखते हैं क्या होता है। अभी हवा बारे में है, बहुत दूर तक जाएगा हवा। अब नसाल चैम्बर का पिछला भाग को ले लीजिए। नसाल चैम्बर के पिछले भाग को रिस्पायरेटरी रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिस्पायरेटरी रीजन कहते हैं। श्वसन क्षेत्र या घ्राण क्षेत्र कहते हैं। श्वसन क्षेत्र या घ्राण क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो रहा है बात? पिछले भाग को, नसाल चैम्बर के पिछले भाग को क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी रीजन कहते हैं या ऑलफैक्टरी रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑलफैक्टरी रीजन। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है जानते हैं? यहां पर होता है तंत्रिका। यहां पर क्या होता है? तंत्रिका, जिसको इंग्लिश में नर्व्स कहते हैं। और यह तंत्रिका डायरेक्ट किससे मिला होता है आपको पता है? ब्रेन से मिला रहता है। कौन से मिला रहता है? तो नसाल चैम्बर के अग्रभाग में तो देख लिए क्या क्या हुआ। नसाल चैम्बर के अग्रभाग में 3 काम हुआ। हवा का टेम्परेचर कंट्रोल हुआ, हवा से धूलकण अलग हो गए, और धूलकण अलग होने के 2 व्यवस्था है, बाल है और तरल पदार्थ है। जो बाल में नहीं फंसेगा वो तरल पदार्थ से सटेगा। पिछले भाग को रिस्पायरेटरी रीजन कहते हैं, और इस रिस्पायरेटरी रीजन में कई तंत्रिकाएं मौजूद होते हैं, और ये सभी तंत्रिकाएं हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं। और इसका काम होता है, इन तंत्रिकाओं का, इन नर्व्स का काम होता है हवा के सुगंध और दुर्गंध का पता लगाना। आप देखे होंगे कि जैसे ही हवा नाक के अंदर अर्थात नसाल चैम्बर में प्रवेश करता है तो आपको सुगंध और दुर्गंध का पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है? तो नसाल चैम्बर में ही, जब हवा नसाल चैम्बर में ही रहता है तो सुगंध और दुर्गंध की अनुभूति हमें हो जाती है। और सुगंध और दुर्गंध की अनुभूति कराने के लिए नसाल चैम्बर के पिछले भाग में, किस भाग में? नसाल चैम्बर के पिछले भाग में कई तंत्रिकाएं हैं जो सीधा हमारे मस्तिष्क से जुड़े हुए, और यह तंत्रिकाएं
न केवल सुगंध और दुर्गंध की पहचान करते हैं बल्कि उसे यादाश्त के रूप में जमा भी रखते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया? तो हवा एक बार पुनः देख लीजिए। अब हवा को आगे बढ़ाएंगे हम। हवा प्रवेश कहां से किया? यानी नाक में जो दो छिद्र है ना उसी को नॉस्ट्रिल कहते, और कुछ नहीं। नॉस्ट्रिल हवा प्रवेश कर गया। इसको श्वसन मार्ग का दरवाजा कह सकते हैं। दोस्तों क्या कह सकते हैं? दरवाजा कह सकते हैं। श्वसन मार्ग का प्रारंभ यहीं से हुआ। दोनों नॉस्ट्रिल अलग अलग किस में खुला? नसाल चेंबर किस हड्डी के द्वारा अलग है? जब नसाल चेंबर में हवा पहुंचता है तो दो काम होता है। हवा का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, हवा के धूलकण अलग हो जाते हैं और हवा के सुगंध और दुर्गंध की पहचान हो जाती है। तो नसाल चेंबर में जैसे हवा पहुंचा कितने कम हुआ देख लिए? नसाल चेंबर में पहुंचते ही हवा का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, हवा का धूलकण अलग होता है और हवा के सुगंध और दुर्गंध की पहचान होती है। अब दोस्तों हवा को हम आगे बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हवा कहां से प्रवेश किया? नॉस्ट्रिल में कितने छिद्र हैं? 2। नॉस्ट्रिल से हवा कहां प्रवेश किया? नासाल चैम्बर में। कहां प्रवेश किया? नासाल चैम्बर में। नासाल चैम्बर में क्या क्या हुआ देख लिए? क्या क्या हुआ? चलिए जो कुछ हुआ बता दिए हैं। अब दोनों ही नसाल चैम्बर जाकर खुलता है कहां? फेरिंग्स में। कहां खुलता है? फेरिंग्स में, यानी कहां? ग्रासनी में। दोनों ही नसाल चैम्बर अब कहां खुल गया? ग्रासनी में खुल गया, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स के बारे में हम 6ठा नंबर चैप्टर जब न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो भी पढ़े थे। फेरिंग्स एक ऐसा अंग है दोस्तों जिसका संबंध हमारे पाचन तंत्र से भी है, ठीक है, पाचन तंत्र से भी है, और इसका संबंध हमारे श्वसन तंत्र से भी है। फेरिंग्स ऐसा अंग है जिसका संबंध पाचन तंत्र से भी है और श्वसन तंत्र से भी है। और ऐसा इसलिए करें दोस्तों कि मुंह, यानी जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा भी कहां खुला? नसाल चैम्बर भी कहां खुला? यानी नाक और मुंह दोनों का पथ कहां पर खुलता है? यानी एक नली मुंह का है, एक नली, और दोनों नली यहां पर जाकर खुल गया फेरिंग्स में। लेकिन फेरिंग्स में भोजन जाने का मार्ग अलग है और हवा जाने का मार्ग अलग है, और वो अलग अलग मार्ग है। भोजन किस रास्ते से जाता है? गुलेट। भोजन किस मार्ग से जाता है दोस्तों? गुलेट, ठीक है। गुलेट छिद्र से होकर क्या पहुंचता है? भोजन। और फेरिंग से हवा जाने के लिए क्या है दोस्तों? ग्लोटिक्स। क्या है? ग्लोटिक्स से क्या जाएगा? हवा। और भोजन और पानी किस रास्ते से जाएगा? यानी फेरिंग्स में कितने छिद्र होते हैं? 2, गुलेट और ग्लोटिक्स। गुलेट के रास्ते क्या आगे बढ़ेगा? भोजन। और गुलेट के रास्ते क्या आगे बढ़ेगा? भोजन और पानी। जबकि ग्लोटिक्स के रास्ते क्या आगे बढ़ेगा? हवा। अब दोस्तों ग्लोटिक्स में भोजन और पानी न चला जाए, ग्लोटिक्स में भोजन और पानी न चला जाए, इसके लिए व्यवस्था बनी हुई है कि इस पर एक छिद्र, इस पर एक ढक्कन रहता है, ईपी ग्लोटिक्स का। किसका ढक्कन रहता है दोस्तों? ईपी ग्लोटिक्स। भोजन और पानी आते ही जैसे ही फेरिंग्स में क्या पहुंचेगा?
भोजन पानी फेरिंग्स में पहुंचा, ग्लाउटिक्स को क्या कर देगा? बंद कर देगा। हवा और उसके बाद क्या करता है? खोल देता है। तो ग्लाउटिक्स जिससे हवा आगे बढ़ेगा श्वसन मार्ग में, उस ग्लाउटिक्स में भोजन और पानी न चला जाए, इसलिए इस पर एक ढक्कन नुमा संरचना बनी होती है जिसका नाम ग्लाउटिक्स। ग्लाउटिक्स भोजन और पानी के फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी में पहुंचते ही ग्लाउटिक्स को क्या कर देता है? बंद कर देता है। अब भोजन पानी आते ही जब ग्लाउटिक्स बंद हो जाता है तो भोजन पानी गुलेट के रास्ते से आगे पाचन तंत्र के हिस्से में पहुंच जाता है और उसके बाद क्या कर देता है दोस्तों? खोल देता है। क्लियर हो गया? अब हवा ग्लाउटिक्स के रास्ते श्वसन मार्ग में प्रवेश कर जाता है। अब हवा ग्लाउटिक्स के रास्ते आगे प्रवेश करेगा। आशा करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ चुके हैं ना। हम पढ़ रहे हैं मानव के रिस्पायरेटरी सिस्टम को। रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम वायु श्वसन को कंप्लीट करवाना है। चूंकि मानव का रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो निश्चित तौर पर यह कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, क्योंकि सबसे विकसित जीव इस पृथ्वी पर कौन है? मानव है दोस्तों। फिलहाल कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, समझा के रहना है और समझ के रहना है दोस्तों। हवा कहां से प्रवेश किया? नोस्ट्रिल से, नसाल चैम्बर से, फेरिंग से, ग्लाउटिक्स के आगे बढ़ जाए। आइए ग्लाउटिक्स से आगे समझने के लिए डायग्राम का सहारा लेते हैं। हवा, ठीक है, हवा दोस्तों ग्लाउटिक्स के रास्ते, हवा जो है ग्लाउटिक्स के रास्ते आगे बढ़ता है। हवा को अब डायरेक्ट कहां पर ले आते हैं? ग्लाउटिक्स। यहां तक कैसे आया वो तो समझ ही गए दोस्तों। ग्लाउटिक्स के बाद हवा एक नली में प्रवेश करती है। हवा एक नली में प्रवेश करती है। ग्लाउटिक्स के बाद हवा किस में प्रवेश करती है? और नली के ठीक नीचे एक संरचना होती है। नली के ठीक नीचे एक संरचना होती है और ग्लाउटिक्स के कुछ ही दूर बाद, ग्लाउटिक्स के कुछ ही दूर बाद जो संरचना रहती है उसे कहते हैं लैरिंक्स। क्या कहते हैं? लैरिंक्स। लैरिंक्स को मानव का साउंड बॉक्स कहा जाता है। हम लोग जो आवाज निकालते हैं वो आवाज किस संरचना से निकलती है? लैरिंक्स ग्लाउटिक्स के ठीक नीचे यानी गला में, ग्लाउटिक्स के ठीक नीचे यानी गला में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गला में। अब यहां लैरिंक्स में क्या होता है दोस्तों? लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड होते हैं। इसी वोकल कॉर्ड में हवा जाने से कंपन होता है और आवाज निकलता है। हवा जाने से कंपन होता है और क्लियर हो गया? ग्लाउटिक्स से हवा कहां? नोस्ट्रिल से नसाल चैम्बर, नसाल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लाउटिक्स से लैरिंक्स और लैरिंक्स के बाद दोस्तों एक लंबी नली में प्रवेश कर जाती है। और इस लंबी नली को कहते हैं क्या? ट्रेकिया। इस लंबी नली को क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ट्रेकिया 12 सेंटीमीटर लंबा और इस ट्रेकिया का जो व्यास होता है वह 16 मिलीमीटर होता है। लैरिंक्स के बाद एक श्वसन मार्ग लंबी नली के समान रहती है जिसे क्या कहते हैं? ट्रेकिया। और ट्रेकिया दोस्तों बड़ा ही नाजुक होता है, मतलब ये नाजुक अंग है। ज्यादा हवा का प्रेशर पड़ेगा ये फट जाएगा। तो ट्रेकिया जैसे नाजुक अंगों की रक्षा के लिए इस पर अर्धवलय चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है? अर्धवलय चढ़ा होता है। इस पर क्या चढ़ा था दोस्तों? अर्धवलय चढ़ा होता, अर्धवलय, ताकि यह फटे नहीं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पर
अर्धवलय के छल्ले चढ़े होते हैं। क्या चढ़े होते दोस्तों? अर्धवलय के छल्ले चढ़े। अर्धवलय समझते हैं ना? वलय मतलब पूरा वृत्ताकार, वृत्त को काट दीजिए तो क्या हो गया? वलय। और ये वलय हड्डी 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 एक प्रकार का हड्डी है। तो ट्रेकिया एक नाजुक अंग है, हवा के प्रेशर से या फटे ना, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनी हुई है। और ट्रेकिया के पूरी व्यवस्था बनाने के लिए इसमें अर्धवलय संरचना जुड़े रहते हैं। सॉरी, हड्डी नहीं, उपास्थि का बने अर्धवलय चढ़ा होता है। किसका बना? उपास्थि का बना। क्लियर हो गया दोस्तों? हवा नोस्ट्रिल से नासाल चेंबर, नासाल चेंबर से फेरिंग, फेरिंग से ग्लोटिक से लेरिंग से। अब ट्रेकिया जैसे ही छाती को पार करता है, ट्रेकिया जैसे छाती को पार करता है, ये दो नलियों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। कितने नलियों में? दो नलियों में विभक्त हो जाता है। और जब ट्रेकिया दो नलियों में विभक्त हो जाता है उसे ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई को सुरक्षा देने के लिए इस पर पूर्ण वलय का छल्ला चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है? पूर्ण वलय का छल्ला। ट्रेकिया पर अर्धवलय और इस पर पूर्ण वलय, यानी कि पूरा वलय दोस्तों। इस पर दोस्तों पूर्ण वलय का छल्ला चढ़ा होता है। ठीक है, पूर्ण वलय का छल्ला चढ़ाता है, पूर्ण वलय का। ठीक है, पूर्ण वलय का। क्लियर हो गया? लेकिन अगर बात करें ट्रेकिया पर तो अर्धवलय, लेकिन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई पर। अब यह ट्रेकिया जब दो हिस्सों में बट गया दोस्तों, ट्रेकिया जब इससे दो हिस्सों में बट गया, ट्रेकिया जब दो हिस्सों में बट गया, ट्रेकिया जब दो हिस्सों में बट गया तो इसे हम क्या बोल दिए? ब्रोंकाई बोल दिए। अब दोनों ही ब्रोंकाई हमारे दो अलग अलग फेफड़ों में क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। दो अलग अलग फेफड़ों में क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। दो अलग अलग फेफड़ों में क्या होते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। क्लियर? समझ गया? ट्रेकिया जब दो भागों में विभक्त हुआ तो उसे हम क्या किए? ब्रोंकाई। और दोनों ब्रोंकाई दोनों फेफड़े में प्रवेश कर गया। क्लियर हो गया? अब ये फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद ब्रोंकाई, फेफड़ा में प्रवेश करने के ब्रोंकाई कई और शाखाओं में विभक्त हो जाता है। ब्रोंकाई क्या होता है दोस्तों? कई और शाखाओं में विभक्त हो जाता है। फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद ब्रोंकाई कई और शाखाओं में विभक्त हो जाता है। और अंत में दोस्तों ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो गया। और जब ब्रोंकाई कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है, ब्रोंकाई कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है, उसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार पुनः समझिए। लंबी नली को ट्रेकिया जब दो भागों में बटा, ब्रोंकाई फेफड़ा में प्रवेश कर गया, ब्रोंकाई फेफड़ा में प्रवेश करके कई भागों में बट गया, तब उसे क्या कहेंगे? ब्रोंचियोल, ब्रोंकियोल्स कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे? ट्रेकिया दो में ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाई फेफड़ा के अंदर कई भागों में ब्रोंकियोल्स, क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। क्या कहेंगे? और अंत में ब्रोंकियोल्स, अंत में ब्रोंकियोल्स जो है दोस्तों, अंत में ब्रोंकियोल्स एकदम दोस्तों छोटे छोटे, ठीक है, अंत में ब्रोंकियोल्स छोटे 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 गोलाकार संरचना में, छोटे छोटे गोलाकार संरचना में विभक्त हो जाता है। और छोटे छोटे गोलाकार संरचना में जो विभक्त होता है इसे क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसे क्या कहते हैं? वायुकोश कहते हैं। और यहीं पर श्वसन मार्ग का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। क्लियर हुआ? देख लिए? समझ गए बात को? कोई दिक्कत? एक बार पुनः समझते हैं। नोस्ट्रिल से हवा नासाल, नासाल चेंबर से फेरिंग से ग्लोटिस, ग्लोटिक से लेरिंग से ट्रेकिया से
ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल से एल्वोलाई पर समाप्त। अर्थात जिस श्वसन मार्ग का प्रारंभ कहां से हुआ था? नॉस्ट्रिल पर, उसका अंत कहां पर हो गया? वायु कोश। क्लियर हो गया? वायु कोश एल्वोलाई पर आकर के श्वसन मार्ग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है वे कहां पर होता है? वायु कोश के अंदर ही होता है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह वायु कोश के अंदर होता है। तो श्वसन तंत्र के सभी अंगों को समझ गए हैं आप? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब आते हैं दोस्तों, ये समझते हैं फेफड़ा के अंदर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। क्योंकि श्वसन के या सांस लेने के द्वारा हवा पहुंचा है, लेकिन उन हवा में हमें जरूरत सिर्फ ऑक्सीजन का है। किसका है? तो हवा से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया और शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसे छोड़ने की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? वायु कोश पर। हवा से ऑक्सीजन निकलेगा और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। ये दोनों प्रक्रिया कहां होता है? एल्वोलाई पर होता है। कहां होता है? अब एल्वोलाई पर कैसे होता है दोस्तों? एल्वोलाई को फेफड़े की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। एल्वोलाई को फेफड़ा की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। हवा से ऑक्सीजन लेने और शरीर के अंदर बने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। यानी फेफड़े के अंदर गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया कहां पर होती है? वायु कोश पर होती है। कैसे होती है इस बात को हमें समझना है। तो इस बात को समझने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि जितने भी एल्वोलाई है उसके चारों ओर रक्त नलियों का जाल बिछा होता है। क्या बिछा होता है? फेफड़े के अंदर एल्वोलाई के चारों ओर रक्त नलियों का क्या बिछा होता है? जाल बिछा होता है। रक्त नलियों का क्या बिछा होता है? जाल। किसके चारों ओर? वायु कोश के चारों ओर। और रक्त ही कोशिकाओं में श्वसन के दौरान बने कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पहुंचता है। कहां पर? चारों ओर रक्त नलियों का जाल बिछा है जिसमें रक्त भरा पड़ा है। तो हमारे कोशिकाओं में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उन श्वसन के दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त लेकर कहां पहुंचता है? एल्वोलाई पर। और हम जो सांस लेते हैं हवा, वो हवा भी कहां पहुंचा हुआ है? एल्वोलाई पर। अब रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है वह एल्वोलाई पर छोड़ देता है और हवा जो पहुंचा है उसका ऑक्सीजन रक्त ग्रहण कर लेता है और रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करके पुनः उसे शरीर के सारे कोशिकाओं में क्या कर देता है? सप्लाई। लेकिन रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की प्रक्रिया और रक्त में हवा का ऑक्सीजन जुटने की प्रक्रिया एक खास मैकेनिज्म के तहत होता है। वो कैसे होता है उसको अब आप समझिए। यानी अब हमें समझना है फेफड़ों के अंदर गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया कैसे होती है, कहां पर होती है, वो आप समझ गए ना। कैसे होती है ये समझना है। गैसीय आदान प्रदान, ठीक है, या गैस एक्सचेंज कहां पर होगा? वायु कोश पर होगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक बात आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। गैस हमेशा किधर से किधर गमन करते हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। प्रकृति का नियम है कि हवा अर्थात गैस उच्च दाब से निम्न दाब। जिस तरह
उष्मा, जिस तरह उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप, मान लीजिए कोई वस्तु 70 डिग्री है और कोई वस्तु मात्र 40 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री है, तो उष्मा किधर से किधर जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 70 से 40। तो जिस तरह उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है, ठीक उसी तरह गैस उच्च दाब से निम्न दाब की गमन करती है। यह प्रकृति का नियम है, इसके विरुद्ध नहीं हो सकता। इसका विरुद्ध अगर हो रहा है तो इसका मतलब हम बाहर से कुछ कर रहे हैं तब हो रहा है। अर्थात अपने आप उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहेगी और तब तक बहेगी जब तक दोनों ताप बराबर हो जाए। उसी तरह गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करेगी तब तक जब तक दोनों तरफ का दाब बराबर ना हो जाए। तो ये तो आप जान ही गए हैं कि गैस किधर से किधर जाएगा। अब आइए फेफड़ा के अंदर गैसीय आदान प्रदान कैसे होता है। तो फेफड़ा के अंदर गैसीय आदान प्रदान की क्रिया एल्वोलाई में आए हवा के बीच तथा एल्वोलाई पर पहुंचा अशुद्ध रक्त के बीच होता है। एल्वोलाई में पहुंचा अशुद्ध रक्त, इसी के बीच में गैसीय आदान प्रदान होगा। सांस लिए है तो एल्वोलाई पर क्या पहुंच चुका है, हवा, और उधर ब्लड श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहां पहुंच गया है, एल्वोलाई पर। अशुद्ध रक्त वो रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है और ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होता है और ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है। किस रक्त में, अशुद्ध रक्त में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एल्वोलाई पर जो हवा आया है उस हवा में ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, 21%। कितना परसेंट? तो एल्वोलाई में जो सांस के माध्यम से जो हवा आया है उसमें ऑक्सीजन का दाब जो है 114 से 121 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर है। सांस के माध्यम से जो हवा एल्वोलाई पर पहुंचा है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, 21% है, और अगर गैस की सांद्रता ज्यादा होगी तो उसमें उस गैस का दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात एल्वोलाई के हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, 114 से 121 मिलीमीटर पारे के ऊंचाई के बराबर। अब जो अशुद्ध रक्त है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहने के कारण अशुद्ध रक्त के ऑक्सीजन का दाब 60 से 66 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के क्या होता है। अब अशुद्ध रक्त में जो कुछ ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कम है और सांस के जो द्वारा जो हवा आया है उसका प्रेशर, अब ऑक्सीजन उच्च दाब से यानी कि एल्वोलाई के हवा से निकलकर कहां चला जाए, और अशुद्ध रक्त में जैसे ऑक्सीजन जुटेगा अशुद्ध रक्त क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कैसे इधर उधर हुआ देख लिए ना। अब दोस्तों एल्वोलाई पर जो अशुद्ध रक्त आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है, लगभग 4 से 5%, 4 से 5%, जिससे इसका जो प्रेशर होता है वो 40 से 46 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर। लेकिन सांस के माध्यम से जो हवा आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्र कितना है दोस्तों, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही है ना है। तो सांस के माध्यम से जो हवा आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, बहुत कम, इसलिए इसका प्रेशर भी कम होता है, 30 से 38 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर। लेकिन अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, जिससे इसका प्रेशर कितना हो जाता है। अब अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर और सांस के माध्यम जो हवा आया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, तो कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त से निकलकर किधर, हवा में आ गया
अब फिर हवा को सांस छोड़ने के माध्यम से क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो फेफड़ा के अंदर गैसों का आदान प्रदान दाब के अंदर, दाबों के बीच, प्रेशर के बीच अंतर रहने के कारण होता है। फेफड़े में हवा के माध्यम से जो ऑक्सीजन आया उसका दाब अधिक होता है और अशुद्ध रक्त के ऑक्सीजन का दाब कम होता है। इसीलिए ऑक्सीजन हवा से निकलकर कहां चला जाता है, रक्त में। अशुद्ध रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसका प्रेशर कम होता है और श्वसन हवा का कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। अब फेफड़ा के हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त से निकलकर किधर चला जाता है, तो गैसीय आदान प्रदान फेफड़ा के अंदर एल्वोलाई में, गैसीय आदान प्रदान फेफड़ा के अंदर एल्वोलाई में दाबों के अंतर रहने के कारण संपन्न होता है। और दाबों के अंतर रहने के कारण जो ये गैसीय आदान प्रदान हो रहा है, इस मैकेनिज्म को भी विसरण ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसरण। यानी फेफड़ों के अंदर, मानव के फेफड़ों के अंदर गैसीय आदान प्रदान किस विधि से होता है, और यह विसरण विधि दाबों के अंतर रहने के कारण संपन्न होता है। यह विसरण विधि दाबों के अंतर रहने के कारण संपन्न होता है। इस तरह से अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ऑक्सीजन जुट गया। किस विधि से, क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब समझते हैं सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। कहिए श्वसन तंत्र कंप्लीट हो चुका है, समझे कि नहीं पूरा? घर पर एक बार पढ़िएगा तो पूरा समझ जाइएगा, ठीक है? और घर पर नहीं पढ़िएगा तो धीरे धीरे सब भूल जाइएगा। इसीलिए दोस्तों घर पर लगातार रिवीजन करते रहना है। केवल क्लास में समझ जाने से कुछ होने वाला नहीं है। जरूरत है जो चीज समझे हैं उस पर आधारित प्रश्नों को बनना चाहिए। और अब तक हम 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और हमको पता है बहुत को 7 चैप्टर का क्वेश्चन याद नहीं है। जिनको भी याद नहीं हुआ आज के बाद सिर्फ क्वेश्चन याद करने का टेंशन अपने लाइफ में लीजिए। तैयारी करने के लिए सिर्फ एक टेंशन लेना पड़ेगा आपको कि याद हो रहा है या, बाकी कोई टेंशन लेना लीजिएगा नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगा। हम देखते हैं बहुत आदमी, बहुत स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, उसको पढ़ने के अलावे भी बहुत टेंशन है और कहता कि हमारा व्यक्तिगत टेंशन है। ठीक है, कल कि तुम भी व्यक्तिगत रह जाएगा, कभी भी सार्वजनिक नौकरी में नहीं आ पाएगा। और दोस्तों सच्चाई है, ठीक है? कहने पर बहुत को बुरा लग जाता है कि सर कैसे कैसे बोल रहे हैं, ठीक है? तो हम सब कुछ सीधा सीधा बोलते हैं। लाइफ में फिलहाल जो आपकी जिंदगी चल रही है, इस जिंदगी में आप अपने जीवन में पढ़ने के अलावे कोई दूसरा टेंशन पाले हुए हैं तो समझ जाइए नौकरी आपके हाथ से दूर जाएगा। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको सिर्फ एक टेंशन है, पढ़ना। वो कभी आपको आगे आने देगा नहीं देगा। आप जब घूमते हैं तो उसी समय हजारों लाखों स्टूडेंट घर बंद करके पढ़ते हैं। तो ये मत भूलिएगा दोस्तों, पढ़ने वाले की कमी नहीं है, जरूरत है आप किस तरह पढ़े। क्या हुआ जी? हाँ जाइए जाइए, दर पर आ रहा है जी। आइए दोस्तों अब समझ रहे हैं, टेंशन का नाम बोले टेंशन ले लिया आदमी, ठीक है? और किन्हीं को जाना है? सांस लेते समय ध्यान दीजिए,
कहाँ जाइएगा, घरे न जाइएगा, घर जगह पर रहेगा, कायल हड़बड़ा रहे हैं। बहुत आदमी पटना में रहकर मुंगेर वाला फीलिंग लाता है नहीं जी, कि सवेर घर जाना है। क्या करिएगा सवेर घर जा करके, ठीक है। तो क्लास चल रहा है, मजा से क्लास लेते रहिए। सांस लेने के क्रम में जानते हैं फेफड़ा फूल जाता है, फेफड़ा फूल जाता है, और सांस छोड़ने के क्रम में फेफड़ा वास्तविक हो जाता है, वास्तविक जगह पर आ जाता है। यानी कि फेफड़ा फैलता है, सिकुड़ता है, फेफड़ा फैलता है और सिकुड़ता है, फेफड़ा फैलता है और सिकुड़ता है। लेकिन कैसे? क्या फेफड़े में स्वयं फैलने सिकुड़ने का गुण मौजूद है? नहीं। फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। सांस लेने के क्रम में फेफड़ा फैलते हैं और सांस छोड़ने के क्रम में फेफड़ा सिकुड़ कर अपने वास्तविक आकार को ग्रहण कर लेते हैं, और यह क्रिया लगातार होते रहता है। लेकिन फेफड़ा में स्वयं फैलने सिकुड़ने का गुण मौजूद नहीं है। फेफड़ा में स्वयं फैलने सिकुड़ने का गुण मौजूद नहीं है। फेफड़े को फैलाने और उसको सिकुड़न लाने की व्यवस्था बनी हुई है, और यह व्यवस्था यानी कि फेफड़ा को फैलाता और सिकुड़ाता कौन है दोस्तों? तो फेफड़ा पर, ठीक है, फेफड़ा पर ये क्या हुआ? ब्रोंकियोल ना, ब्रोंकाई हुआ। ये फेफड़ा है दोस्तों। तो फेफड़ा के ऊपर क्या होता है? फेफड़ा के ऊपर 12 जोड़ा पसलियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 12 जोड़ा पसलियां पाई जाती है। 12 जोड़ा क्या पाई जाती है? पसलियां पाई जाती है। ये दोस्तों क्या है? पसलियां। ये क्या है? और नीचे में एक मांसल, नीचे में एक मांसल हड्डी पाई जाती है। नीचे में क्या पाया जाता है? एक मांसल हड्डी पाया जाता है। नीचे में क्या पाया जाता है? एक मांसल हड्डी, मांसल कहते हैं, मांसल हड्डी नहीं दोस्तों, मांसल भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और इस मांसल भाग को डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम हड्डी नहीं है बल्कि मांसल भाग है। क्लियर है? फेफड़े के ऊपर में क्या है? पसलियां, और नीचे में क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम वो अंग है जो हमारे छाती और पेट को अलग कर देता है। छाती को थोरेसिस कैविटी और पेट वाले भाग को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो डायफ्राम थोरेसिस कैविटी यानी छाती वाला भाग को एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाले भाग से क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। तो फेफड़ा की स्थिति क्या है देख लियो ना। और हम समझ चुके हैं कि फेफड़ा में स्वयं फैलने सिकुड़ने का गुण मौजूद नहीं है। फेफड़ा में स्वयं फैलने सिकुड़ने का गुण मौजूद नहीं है। आइए देखते हैं कैसे फेफड़ा सिकुड़ता है और फैलता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्पायरेशन कहा जाता है। और इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है जानते हैं? इंस्पायरेशन के दौरान ये पसलियां बाहर की तरफ क्या हो जाती है? फैल जाती है। ये पसलियां क्या होती है? बाहर की तरफ है। फेफड़ा के ऊपर जो पसली है यह किधर भाग जाता है? बाहर की तरफ। ठीक है। अब कहिएगा पसली कैसे बाहर हो जाता है? इस पसली के बीच बीच में मांसपेशी होता है, इंटरकोस्टल मांसपेशी। पसलियों के बीच कौन मांसपेशी? इंटरकोस्टल मांसपेशी। वही मांसपेशी में फैला और सिकुड़ने का गुण होता है जिसके कारण पसलियां फैल जाती है। तो सांस खींचे पसलियां बाहर, सांस खींचे पसलियां बाहर, डायफ्राम नीचे, पसलियां बाहर, डायफ्राम, और छाती यानी कि फेफड़ा क्या हो गया? फूल गया। क्या हो गया? तो फेफड़ा सांस लेते वक्त फूलता कैसे है? तो पसलियां बाहर की तरफ फैलकर
और डायफ्राम नीचे जाकर फेफड़ा को क्या कर देता है, फैला देता है। फेफड़ा सांस लेते वक्त फैल जाता है। फेफड़ा सांस लेते वक्त यानी क्या, इंस्पायरेशन के वक्त क्या हो जाता है, फैल जाता है। फेफड़ा फैलता कैसे है, तो पसलियां बाहर की तरफ फैलकर और डायफ्राम नीचे आकर पसली फेफड़ा को क्या कर देता है, फैला देता है। अब फिर जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ना को एक्सपायरेशन कहते हैं। सांस छोड़ने वक्त जो पसलियां बाहर की तरफ फैला है अपने वास्तविक जगह पर आ जाता है। डायफ्राम जो नीचे आया है वो भी अपने वास्तविक जगह पर आ जाता है। और जब पसलियां और डायफ्राम सांस छोड़ते ही वास्तविक जगह पर आता है तो फेफड़ा भी अपना वास्तविक आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात सिकुड़ जाता है। तो फेफड़ा स्वयं न फैलता है न फेफड़ा स्वयं सिकुड़ता है। फेफड़े को फैलाने और सिकुड़न लाने में दो चीजों का योगदान है, एक पसलियां और दूसरा डायफ्राम। एक पसलियां और दूसरा, पसलियां बाहर की तरफ फैलकर डायफ्राम नीचे आकर फेफड़ा को फैला देता है, जबकि पसलियां और डायफ्राम पुनः सांस छोड़ते वक्त जगह पर आने पर फेफड़ा अपने वास्तविक आकार को ग्रहण कर लेता है। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। और इंस्पायरेशन मतलब एक्सपायरेशन, सांस चलना। इंस्पायरेशन एक टर्म है ब्रीथिंग। एक टर्म क्या है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड यानी कि सांस लेना प्लस सांस छोड़ना। सांस लेना प्लस सांस छोड़ना, इसे क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? अब सांस लेते समय कितना ऑक्सीजन आता है, सांस छोड़ते में कितना ऑक्सीजन छोड़ता है, उसका लिस्ट आपको मिला हुआ है, देख रहे हैं। और कभी कभी इससे प्रश्न आ जाता है तो उसको याद कर लेना है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे हम लोग सांस जो लेंगे तो हवा का वही कंपोनेंट फेफड़ा में जाएगा जो हवा में मौजूद है। यानी सांस लेते वक्त कितना ऑक्सीजन लेते हैं, तो 21%। हालांकि 21% टोटल एल्वोलाई पर नहीं पहुंचता है, 2-3% ट्रेकिया ब्रोंकाई में ही रह जाता है। सांस छोड़ते वक्त ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी क्योंकि कुछ ऑक्सीजन रक्त में चला गया है, तो छोड़ते वक्त 16 से 15% हो जाता है। तो ये भी प्रश्न आया हो तो इसका डाटा मिला हुआ है ना, उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्या नाइट्रोजन 78% लेते हैं, 78% छोड़ देते हैं। यानी लिए गए हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन 78 और छोड़े गए हवा में भी 78, उसमें कोई दिक्कत? यहां देखिए नोट में 3 लिस्ट बना हुआ है। जैसे प्रश्वसित वायु मतलब इंस्पायरेशन, उच्छ्वसित का मतलब एक्सपायरेशन, वायु कोष्ठक मतलब एल्वोलाई। तो ऑक्सीजन सांस में लिए तो 21% और छोड़ने वाले हवा में एल्वोलाई पर कितना बचा, यानी सांस जो लिए 21% ऑक्सीजन गया, लेकिन कुछ ऑक्सीजन ट्रेकिया में रह गया, कुछ ब्रोंकाई में रह गया। एल्वोलाई पर कितना पहुंचा, 14%। एल्वोलाई पर कितना पहुंचा, 14%। क्लियर है, कोई दिक्कत? समझ गए ना। अब कहिएगा एल्वोलाई पर 14% है, फिर छोड़े गए में 16 कैसे हो गया? तो कुछ हवा जो श्वसन मार्ग में रह गया है फिर निकलते वक्त वो क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आइए कुछ पारिभाषिक शब्द को अब समझ लेते हैं और उसके बाद चैप्टर आपका समाप्त ही हो जाएगा। वैसे दोस्तों समाप्त कभी न हो गया, लेकिन समाप्त करने का मतलब होता है सिलेबस समाप्त होना। इसीलिए
श्वसन के संबंध में उन सभी तथ्यों का जिक्र हम कर रहे हैं आपके सामने, जिससे रिलेटेड प्रश्न आपके नोट्स में है। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझना है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम यानी लहरी आयतन। समझते जाइए लहरी आयतन क्या है। एक मनुष्य अगर रेस्ट की अवस्था में है, विश्राम की अवस्था में है, दौड़ कूद फांग नहीं कर रहा है, तो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता और मानव सामान्य अवस्था में, विश्राम की अवस्था में 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है। सोते समय श्वसन की गति कुछ घटती है और दौड़ते समय कुछ बढ़ती है। मानव सामान्य श्वसन के दौरान जितने हवा को अंदर लेता है और जितने हवा को छोड़ता है उसी को क्या कहते हैं? लहरी आयतन। सामान्य श्वसन में प्रति मिनट कितना बार सांस लिया छोड़ा जाता है? और सामान्य श्वसन के दौरान यानी कि जब व्यक्ति सामान्य अवस्था में है तब जो सांस लेगा तो कितना हवा अंदर जाएगा आपको पता है? 500 ml। और सामान्य अवस्था में सांस जब छोड़ेगा तो कितना निकालेगा? यानी सामान्य श्वसन के दौरान एक वयस्क व्यक्ति 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेता है और पुनः 500 मिलीलीटर हवा बाहर छोड़ देता है, जिसे क्या कहते हैं? लहरी आयतन कहते हैं। लहरी आयतन हवा का वह आयतन है जो एक वयस्क व्यक्ति सामान्य श्वसन के दौरान लेता और छोड़ता है। लहरी आयतन वो सामान्य हवा का आयतन है जिसे एक वयस्क व्यक्ति सामान्य श्वसन के दौरान लेता और, क्लियर हो गया? लहरी आयतन कितना? 500 ml। लहरी आयतन कितना? आइए एक दूसरा वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सामान्य श्वसन के दौरान कितना हवा लिया जाएगा? लेकिन एक वयस्क व्यक्ति खूब जोर से सांस लेगा पूरा दम लगाकर। अगर एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति पूरा दम लगाकर सांस खींचेगा तो जानते हैं वो कितना हवा को खींच सकता है? कितना? 2 लीटर। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति पूरे दम लगाकर सांस खींचेगा तो वह 500 ml नहीं, कितना हवा लेगा? 2 लीटर। इस 2 लीटर को ही क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हवा का वो आयतन है जो पूरे दम लगाकर खींचा जा सकता है, क्लियर हो गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? 2 लीटर। टाइडल वॉल्यूम कितना? अब तीसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिस तरह से एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति पूरे दम लगाकर सांस खींचेगा तो कितना हवा को अंदर लेगा? ठीक उसी तरह एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति खूब जोर से फूंक मारेगा तो वो 1.5 लीटर हवा को निकाल सकता है। यानी खूब जोर से सांस लिया जाए, खूब जोर से नहीं, पूरा दम लगाकर सांस लिया जाए तो 2 लीटर हवा अंदर, अब पूरा दम लगाकर फूंक मारा जाए तो 1.5 लीटर बाहर। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति पूरे दम लगाकर अगर सांस छोड़े तो वो 500 ml नहीं, कितना निकाल सकता है? 1.5 लीटर निकाल सकता है। 1.5 लीटर को क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना?
2 लीटर। तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समझ रहे ना? ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितना? 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? 2 लीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? 1.5 लीटर। आइए अब समझते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ऑफ रिस्पायरेशन, वाइटल कैपेसिटी ऑफ रिस्पायरेशन। अगर कोई व्यक्ति जो वयस्क और स्वस्थ है, अगर कोई वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति खूब जोर से सांस ले और खूब जोर से सांस छोड़े तो वो कितने हवा अंदर बाहर लेगा? 4 लीटर। 4 लीटर में 2 लीटर भी शामिल है और 1.5 लीटर भी शामिल है, टाइडल वाला भी शामिल है। यानी खूब जोर से सांस लेकर और खूब जोर से सांस छोड़ा जाए, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति पूरे दम लगाकर सांस लेगा और पूरे दम लगाकर सांस छोड़ेगा तो इस क्रम में कितने हवा को अंदर बाहर कर देगा? 2 लीटर तो वो लेगा और 1.5 लीटर वो, तो कुल मिलाकर 3.5 होता है, लेकिन वाइटल कैपेसिटी टोटल कितना हो जाता है? 4 लीटर। यानी पूरे दम लगाकर सांस लिया और छोड़ा जाए तो 4 लीटर हवा अंदर बाहर किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 4 लीटर में जो अंदर गया वो शामिल है, प्लस जो बाहर निकला वो शामिल है। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ रिस्पायरेशन कितना लीटर? 4 लीटर। क्लियर? अगला फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। हवा की वह मात्रा, हवा की वह मात्रा जो फेफड़ों में हमेशा मौजूद रहती है, हवा की वह मात्रा जो फेफड़ों में हमेशा मौजूद रहती है उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। और यह कितना होता है? अधिकतम 3 लीटर। फेफड़ों में हवा की वह मात्रा जो फेफड़ा में हमेशा मौजूद रहता है वो कितना है? और यही क्या है दोस्तों? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। लेकिन अगर दोनों फेफड़ा की बात की जाए ना, दोनों फेफड़ा में अधिकतम 5.4 लीटर से लेकर के 6 लीटर हवा आ सकता है, लेकिन दोनों फेफड़ा मिलाकर हमेशा कितना लीटर रहता है? 3 लीटर। यानी दोनों फेफड़ा आधा आधा भरा रहता है हवा से हमेशा। तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम हवा की वह मात्रा है जो फेफड़ों में हमेशा मौजूद रहती है, हवा की वह मात्रा है जो फेफड़ों में हमेशा मौजूद रहती है। और तीसरा, छठा, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल, आप जानते हैं खूब जोर से फूंक मारिएगा ना 1.5 लीटर हवा को निकाल दीजिएगा, लेकिन कहिएगा कि हम खूब जोर से फूंक मारकर फेफड़ा का टोटल हवा निकाल दे तो यह संभव। आप कितना भी कोशिश करके हवा निकालने की, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए फेफड़ा से हवा निकालने के लिए, लेकिन हवा की कुछ मात्रा ऐसी है जो फेफड़ा में रहेगा ही रहेगा, निकलेगा नहीं। और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? हवा की वह मात्रा जो किसी भी तरह से फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वो है 1.5 लीटर। यानी 3 लीटर तो हवा हमेशा मौजूद रहता, लेकिन खूब जोर से फूंक मारकर आप 1.5 लीटर निकाल सकते, लेकिन जो 1.5 लीटर बच गया चाहिएगा उसको भी निकाल ले, वो संभव नहीं है। वो केवल तभी संभव है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। क्लियर है बात? समझ गए? एक बार पुनः समझ लीजिए। एक वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में प्रति मिनट 15 से 16 बार सांस लेता छोड़ता है। सांस लेता, प्रत्येक बार अगर व्यक्ति सांस लेता छोड़ता है तो वे 500 ml हवा को अंदर बाहर करता है।
जिसे क्या कहते हैं? लहरी आयतन हवा का वह आयतन है जिसे समान श्वसन के दौरान लिया और छोड़ा जाता है। लहरी आयतन हवा का वह आयतन है जिसे एक समान व्यक्ति विश्राम की अवस्था में समान श्वसन के दौरान लेता छोड़ता है। अगर एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति खूब जोर से सांस खींचेगा या पूरा दम लगाकर सांस खींचेगा तो वह 2 लीटर हवा को खींच सकता है, जिसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक समान स्वस्थ व्यक्ति वयस्क व्यक्ति खूब जोर से फूंक मारेगा अर्थात पूरा दम लगाकर हवा निकालेगा तो 1.5 लीटर हवा को निकाल सकता है, जिसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अगर कोई वयस्क स्वस्थ व्यक्ति पूरा दम लगाकर सांस लेता और छोड़ता है तो 4 लीटर हवा को बाहर निकाल सकता है और अंदर ले सकता है, यानी अंदर बाहर मिलाकर 4 लीटर होगा, यानी इसे वाइटल कैपेसिटी ऑफ रिस्पायरेशन कहते हैं। हवा की वह मात्रा जो फेफड़ा में हमेशा मौजूद रहता है वो कितना है? लेकिन फेफड़े का महत्तम आयतन 5.4 लीटर से 6 लीटर होता है। हवा की वह मात्रा जो फेफड़े में हमेशा मौजूद रहता है उसे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। हवा की कुछ मात्रा को फेफड़ा से कभी निकाला नहीं जा सकता है, इसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और हवा की जो मात्रा कभी भी फेफड़ों से नहीं निकाला जा सकता है वो कौन है? कितना है? सॉरी, क्लियर हो गया? समझ गए बात को? अब गैसों का परिवहन कैसे होता है वो पढ़ लीजिएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। कहिए ऑनलाइन वाले दोस्त लोग, चलिए पूजा कुमारी गुड़िया कुमारी को क्या हो गया है? बोलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों। निभा तिवारी, आर चौहान, दोनों पागल हो गया गुरुजी। बिल्कुल, एक को तो हम बहुत दिन से पगलाते देखते हैं ना। चलिए गुड़िया कुमारी करे कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, तो इतना कमेंट काहे मारते रहते हैं? पढ़ने वाला का दिमाग फ्री रहेगा जो कमेंट करेगा। चलिए राकेश कुमार सिंह, धीरज कुमार, एपीग्लोटिस को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है दोस्तों। मानव शरीर को कंट्रोल करने में हार्मोन और नर्वस सिस्टम की भूमिका है। हल्ला मत करिए, निकलिए। मानव शरीर को कंट्रोल करने में हार्मोन और नर्वस सिस्टम की भूमिका है, तो आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राकेश कुमार सिंह, भूख लग गया है।
अरे भूख लग गया तो जाइए खाइए। हमको लगा श्वसन से क्वेश्चन है कि भूख लग जाने के बाद कैसे श्वसन होगा। कोई बात कर रहा है, कमेंट कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। पढ़ाई के मामले में पूरी तरह से स्वार्थी बन जाना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जिसको जो करना है करने दीजिए। हीमेटिन क्या है? हीमोग्लोबिन का भाग है, एक बार पढ़िएगा ना। ओनली क्वेश्चन याद करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बहुत का हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नों के साथ।